totality of end user perceptions as they interact with the product or service. जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप यूज़र को क्या देना चाहते हो, वो आपका पहला पार्ट है। दूसरा, एंड यूज़र इसको किस तरह से यूज़ करेगा, ठीक है। ये दो चीज़ों के ऊपर आपने मेन ध्यान रखना है। जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, वो ऐसे डिज़ाइन हो कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या पसंद है। एंड यूज़र उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगा या एंड यूज़र क्या उसको ऑपरेट कर पाएगा या उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा इजीली, इस चीज़ का हमने खास ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्वे वगैरह कराते हैं कि भाई सभी का क्या फीडबैक है किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को लाने से पहले। क्या होते हैं, प्रोटोटाइप्स बनते हैं, टेस्टिंग्स होती हैं, देन जब वो फाइनल स्टेज पर होता है कि हाँ अब इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट का पार्ट नहीं बचा है, फिर वो जाता है क्या प्रोडक्शन में। एक फिजिकल प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, सिमिलरली वैसे जब हम लोग वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन होने के बाद यानी कि वायर फ्रेमिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टीम के अंदर उसको सर्वे करवाते हैं। अगेन ध्यान रखना कि अगर हम लोग उसके ऊपर काम करें तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे, वो काम कोई दूसरा पर्सन करेगा, ठीक है। आपकी ऑफिस के अंदर कोई डिफरेंट टीम हो या फिर आप गूगल फॉर्म वगैरह बना के अपने डिज़ाइन का प्रोटोटाइप फिग्मा या एक्सडी जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो बना के लाइव करो, लोग उसके साथ इंटरेक्ट करें, चलाएं और अपने फीडबैक जो भी है गूगल फॉर्म के अंदर या फिर जहाँ पर भी अपने लाइव के प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर वो लोग कमेंट वगैरह उसके ऊपर कर सकें। सो वो क्या फील करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अगर आपको लगता है उन इनपुट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए तो यस डेफिनेटली उसको करो। अगर आपको लगता है कि वो मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी का किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का तरीका डिफरेंट होता है, आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बट हम लोग क्या देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो 100 लोग हैं, अगर 100 में से 70-80 लोगों का एक मत है और 30 लोगों का डिफरेंट है, तो हम 70 लोगों को कंसिडर करेंगे उसके लिए। बट ऐसा नहीं है कि हम उन 30 का बिल्कुल भी नहीं सोचें। नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ इम्प्रूव वर्जन लेके आ रहे हैं उसका, तो उस चीज़ को उनमें भी उन 30 लोगों को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करो उसके साथ। सो अगेन क्या होगा, टेस्टिंग फीडबैक, फिर वो फाइनल आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट का अभी तक मोटा मोटी देखा जाए, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से उनका इंटरफेस चेंज है, स्टिल अभी तक उनका जो यूएक्स है जो उन्होंने फ्रंट एंड के लिए लगाया हुआ है वो उनका फाइनल नहीं है, वो अभी भी अंडर टेस्टिंग है। भाई लोग उसके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो जिस दिन फुल अप्रूवल मिल गया उसको कि सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए उसके साथ, तो इनर पेजेस भी आपके चेंज होंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहता कि उसका कवर और उसके जो इनर कंटेंट है वो डिफरेंट हो। हर ब्रांड ये चाहता है कि डिज़ाइन में एक रिदम हो, स्टार्ट से जहाँ से बंदे ने शुरू किया है एंड तक उसको एक जैसा सीमलेस एक्सपीरियंस वहाँ पर मिले। बट फ्लिपकार्ट में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर बेस है बहुत बड़ा है और सभी का अपना अलग अलग हुआ है। तो कोई इसको थम्स अप कर रहा है डिज़ाइन को, कोई जैसे मैंने नहीं किया, मैंने बोला भी नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैंने डिसलाइक किया, किसी ने उसको लाइक किया। तो जब तक वो नंबर्स लाइक वाले बहुत ज़्यादा नहीं हो जाते तब तक वो डिज़ाइन आपका चेंज नहीं होगा। तो देखते हो जैसे कुछ वेबसाइट्स आपने चलाई होंगी, तो जैसे जीमेल के अंदर भी ऐसा हुआ था। तो जीमेल का जब नया वर्जन आया लोगों के सामने, तो उन्होंने क्लासिक और एडवांस दोनों वर्जन को लाइव रखा। जो बीटा वर्जन में कंफर्टेबल है वो बीटा में चलाए, जो क्लासिक वर्जन चलाना चाहते हैं वो क्लासिक में चलाए। होता क्या है कि एक पर्सन अगर किसी डिज़ाइन को यूज़ कर रहा है, मेरे से स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसके साथ चैलेंजेस है, बट बाद में क्या था वो थोड़ा सा यूज टू हो जाता है। ऐसा समझो कि भाई आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपको स्टार्टिंग में जब भी कोई भी लाइफ में पहली चीज़ शुरू करने जाओगे, आप स्कूटी चलाना सीखो, बाइक चलाना सीखो, कार चलाना सीखो, जॉब के लिए जाना सीखो, ठीक है। या जैसे पहली जॉब अगर मुझे गुड़गांव मिली तो मन करेगा यार बहुत दूर है, मेरा मन नहीं है। बट करने लगोगे वहाँ का लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर, जब आप उसके साथ डेवलप हो जाते फिर आपको चीज़ें पता नहीं चलती। यही है यूएक्स। तो ये हर जगह सेम तरीके से ही काम करता है। इंस्टेंट बहुत कम लोगों को ट्रिगर करता है, ग्रेजुअली सभी लोग एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बैंकिंग के अंदर खास कर होता है कि जब भी कुछ नया डिज़ाइन वो लोग लेकर आते हैं तो नया पुराना दोनों रखते हैं। यूज़र जिसके साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टार्टिंग में उसको पॉपअप दे दिया जाता है कि वो न्यू वर्जन के साथ जाना चाहता है या पुराने वर्जन के साथ जाना चाहता है। तो ध्यान रखना है कि यूएक्स क्या है, टोटल एंड यूज़र के परसेप्शन पर बेस्ड है। These perceptions include effectiveness, efficiency, emotional satisfaction, and the quality of relationship with the entity that created the product or service. ठीक है, तो सारी चीज़ आ गई उसके अंदर। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं।
इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है तो इसको आप स्क्यूज करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि दबाए और निकल आए, है ना। आपको वेट करना पड़ेगा टिल द एंड, जब तक वो नेक से बाहर ना जाए खुद से, या फिर आप उसके पीछे से पुश करोगे, है ना, तब जाके चीज़ें पॉसिबल होंगी। उसी के अगेंस्ट एक दूसरा चीज़ बनाया गया है ना। इसमें क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली है, प्लास्टिक बोतल है एंड स्क्यूजेबल है। समझ आ रहे हैं? ये भी तो केचप को स्टोर कर रहा है और ये भी केचप को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। बट ईज ऑफ एक्सेस जो है वो इस वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा है। इसको कोई बड़ा बंदा संभाल के यूज़ कर सकता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर फूट गया, अगर कोई बच्चा यूज़ करे तो उसके लिए खतरा हो जाएगा, और इसमें अगर गिर भी गया तो भी कोई रिस्क नहीं है। तो जैसे वो देखते हैं मैगी वगैरह के कुछ पिचकू उचकू करके कुछ फेमस हुए थे बीच में, उसका क्या पर्पज़ था, वो यही था कि भाई कोई भी ईजिली फटाफट से उसको ओपन करे और यूज़ कर पाए चीज़ें। इसी तरह से क्या होता है कि जैसे ये एक एग्जांपल है UI UX का। जैसे आप लोग देखते हो घर के अंदर, जैसे विंटर्स में क्या होता है, हम लोग गीज़र वगैरह का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा मिक्सर होता है, जो कि हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों को एक साथ डिस्पेंस करता है मिक्स करके, तो आप देखोगे जनरली राइट हैंड साइड पर आपको कोल्ड वाटर का कंट्रोल मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमें हॉट वाटर का कंट्रोल मिलता है। जनरली जैसे कि हम लोग हर बार यही कहते हैं कि भाई जो यूज़र है 100 में से 95 लोग जो होते हैं, 95 जो लोग हैं वो क्या है, राइट हैंडी होते हैं, और 5% जो लोग हैं वो लेफ्ट हैंडी होते हैं। ठीक है, तो उसका मेन पर्पज़ वही है कि जिस साइड से ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपको नॉर्मल वाटर डिस्पेंस कराना है, जिस साइड से कम यूज़ हो रहा है उधर से आपको हॉट वाटर डिस्पेंस कराना है। अब इसमें प्रॉब्लम भी जब स्टार्टिंग में उसको लेके आए गए, जैसे मान लो कि किसी का एक हाथ इंगेज है तो उसने हॉट वाटर डिस्पेंस कर लिया और उसके साथ इंजरी हो गई। तो देखते हो कि जो कुछ बड़े ब्रांड है जैसे जैक्वार वगैरह की, अगर आप बात फिटिंग्स देखोगे तो वो क्या करते हैं, जिधर की तरफ कोल्ड वाटर होता है उसका सिंबल बना दिया उन्होंने। हमें ये पता है कि इधर की तरफ से क्या होने वाला है, बट उन्होंने क्या कहा, एक ब्लू कलर का एक्वा कलर का उन्होंने डॉट लगा दिया उसके ऊपर, और जिधर की तरफ से रेड वाटर डिस्पेंस होगा उन्होंने वहाँ पर रेड डॉट मार्क कर दिया। बट फिर भी एक गांव देहात के पर्सन को वन गो में समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि भाई अगर उसने इस तरह की चीज़ नहीं देखी वो तो किधर से भी खोल सकते हैं। बट फिर भी सेफर साइड के लिए लेफ्ट को हमने जो डिफाइन किया है वो इसके लिए डिफाइन किया है, हॉट वाटर के लिए। ठीक है, इसी तरह से जैसे एक नॉर्मल हमारा फॉसेट है जिसमें बेसिकली हम लोग पानी निकाल रहे हैं, पहले तो पहले गोल वाले आते थे जिसमें कोई ग्रिप नहीं होता था। अब अगर पर्सन का हाथ ड्राई है तो बहुत इजीली उसको ओपन कर सकता है, और अगर उसने सोप लगा लिया अपने हाथ में, उसका विचार वो ट्राई करता रहता, खुलता नहीं था, तो उसकी जगह पर क्या हुआ कि ग्रिप वाले आ गए, फिर कुछ नोब वाले आ गए, फिर सिंपल वन गो में एक बार हमने ओपन किया पूरा और हमने क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज किया, वो हमारा सीधे बंद हो जाता है। तो घुमाने वाले सिस्टम धीरे धीरे आपने देखो बंद होते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारे फॉसेट जल्दी ख़राब होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कितना टाइट करना है। जैसे एक कार को जब बंदा चलाता है तो उसे ये नहीं पता होता है स्टीयरिंग कितनी बार घूमता है। चलाने वाला जो प्रो होगा उसको पता है, और बहुत सारे प्रो को भी नहीं पता होता है कितनी बार हैंडल हमारा लेफ्ट जाता है, कितनी बार हैंडल राइट जाता है। हाँ भाई, गाड़ी चलाते हो? हाँ, 3 बार जाता है, पक्की बात, पूरा घुमा दो। आज ट्राई करना, शायद 2 बार ही जाएगा। कोशिश समझ आया? ये यूएक्स एक्सपीरियंस को, हर कितनी भी बड़ी गाड़ी हो 2 बार से ज़्यादा हैंडल नहीं घूमता है। दूसरा, कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो आपके अलॉय के हिसाब से साइज होता है उसका। तो आप देखते हो जैसे ट्रक बस जो होते हैं उनके स्टीयरिंग बड़े होते हैं और हमारी कारों के छोटे होते हैं। तो एक रेंज है कि कितनी इंच के व्हील तक के लिए हमें कितना बड़ा स्टीयरिंग लगाना है, क्योंकि भाई सीधी साधा टायर बड़ा होगा और हैंडल अगर आपका छोटा होगा तो 2 बार में तो आपका टायर नहीं घूमने वाला। समझ गए ना कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो ये होती है साइंस की, भाई अगर हमने किसी कार को घुमाना है फुल, तो क्या वो 2 बार में हम स्टीयरिंग रोटेट करेंगे हो जाएगा? नहीं, पता चला वो 3 बार घुमाने वाला, तुम तो घुमाते रह गए, तब तो जाकर बढ़ गए, तुम टर्न ही नहीं ले पाओगे उसके अंदर। तो यहाँ भी यूज़र एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। ट्रक चला लो, बस चला लो, ट्रेन में तो होता नहीं, वो सीधे सीधे चलती है उसके ऊपर। तो जहाँ भी आप देखेंगे तो 2 बार का ही सिस्टम होता है। ठीक है, 2 बार फुल लेफ्ट जाएगा, 2 बार फुल राइट जाएगा। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पर UI भी है प्लस UX भी है। इसमें क्या है, एक यूज़र एक्सपीरियंस है
कि भाई यहाँ पर हमने केचप को अपना स्टोर किया हुआ है, लेकिन इजी टू डिस्पेंस नहीं है, कोई भी इजीली नहीं निकाल सकता। आपको बॉटल को उल्टा करना पड़ेगा। आप अमाउंट कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपने बॉटल उल्टा कर पीछे से पुश किया, कितना निकल जाए मुझे नहीं पता। अगर वो सही से कंसिस्टेंसी होगी तो शायद थोड़ा सा निकले, पता चला वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ फ्रिज का तो सारा निकल जाए बाहर। तो इसमें रिस्क यूज़ करना है। और यहाँ पर क्या होगा, आप प्रेस करोगे वो उतने ही अमाउंट में निकलेगा, और जैसे आप उसको रिलीज़ करोगे वापस से वो लिफ्ट अप हो जाएगा इसके अंदर का मटीरियल। तो समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बैड यूआई एंड गुड और बैड यूएक्स का एग्जांपल आप देखो। जैसे यहाँ पर है एक डिलीट अकाउंट, मतलब आप देखेंगे तो बटन्स वगैरह हमारे सब कुछ क्या है, सेम है इसके अंदर। यहाँ भी हम लोग यूज़र को डिलीट का ही एक एक्शन दे रहे हैं और यहाँ भी हम लोग डिलीट का ही कमांड दे रहे हैं यूज़र को। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्लियरिटी का, कि भाई यहाँ पर जो आप डिलीट करवा रहे हो यूज़र से, तो डिलीट क्या है, डेंजर यानी कि वार्निंग, ठीक है, एक एंड यूज़र के लिए। वो यहाँ से डिलीट कर रहा है, अगर उसने ध्यान नहीं दिया, पता चला प्राइमरी एक्शन समझ के उसने उसको डिलीट में चला दिया। बट यहाँ पर क्या है, हम उसको क्लियरिटी दे रहे हैं, डिलीट अकाउंट यू विल परमानेंटली लूज योर प्रोफाइल मैसेजेस फोटोज, डिलीट का सिंबल लगाया और डिलीट अकाउंट को हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। तो जनरली जब आपने बुटस्ट्रैप पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कलर्स के मतलब, ठीक है, कि जैसे आपका प्राइमरी उसके अंदर दिया हुआ है, सेकेंडरी उन्होंने कलर दिया हुआ है, इन्फो कलर उसमें दिया हुआ है, वार्निंग दिया हुआ है, हर कलर को उन्होंने दिया हुआ है। तो मैंने हमेशा बोला कि बूटस्ट्रैप क्या है, एक यूआई यूएक्स के लिए बेस्ट है। अगर आप उसके थ्रू सीखते हो चीज़ों को तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने पहले से सेट करके दी है, कितना मार्जिन, कितना पैडिंग, क्या फॉन्ट साइज, क्या गैपिंग, हर चीज़। और अगर उन्होंने 1 से लेकर 5 तक की रेंज बनाई तो बनाने के लिए वो लोग 6 का भी बना सकते थे ना, जैसे P1 P2 P3 P4 P5 6 भी हो सकता था, लेकिन 5 से ऊपर का नहीं बनाया गया, क्योंकि उससे ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग कोई एक्शन वाला इस तरह का पार्ट बना रहे हैं तो आपने इस चीज़ को बहुत क्लियर बनाना है, ठीक है। ऐसा ना हो लगे, जैसे एग्जांपल के लिए फोटोशॉप में जो बग है वो आपको समझाता हूँ, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी समझाता हूँ। मान लो आप फोटोशॉप में कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, बनाने के बाद उसको क्लोज करते हो, तो आप वहाँ पर देखोगे सिस्टम उल्टा है। देखो ध्यान से, एक न्यू डॉक्यूमेंट किसी भी साइज़ का बना लेता हूँ, क्रिएट, यहाँ पर कुछ बना दूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे भी बंद हो जाएगा ना, अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो कुछ होना चाहिए पेज के ऊपर। अब इसको ज़रा बंद करो, क्या ये सही है? यस, नो, कैंसिल, क्या होना चाहिए इसका ऑर्डर, है ना? यहाँ पर कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं ना, बट इन्होंने एक बहुत अच्छा क्लेवर मूव किया, क्योंकि ये देखो क्या है ना, यूएस यूके बेस्ड है, तो वहाँ पर जनरली चीज़ें क्या चलती है, आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया, लेकिन वो भी फिर भी इतना क्लैरिटी नहीं है। बस इन्होंने एक अच्छी चीज़ क्या की कि जब फाइल कोई क्लोज कमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली यस पर रहेगा, ताकि बंदे ने जल्दी में अगर किया तो वो सेव करने के लिए पूछ ली उससे। बट अगर इसको तरीके से डिज़ाइन किया जाता तो यहाँ पर यस को यहाँ होना चाहिए था, कैंसिल वाला इधर होना चाहिए था, और नो वाला मिडिल में ही रहना चाहिए था, ठीक है। तो नो का मतलब हम बंद नहीं करना चाह रहे हैं, क्या मतलब हम सेव नहीं करना चाह रहे हैं, कैंसिल मतलब कि हमें यस नो कुछ नहीं करना है उसके अंदर, यानी कि जस्ट डायलॉग बॉक्स को टर्मिनेट कर रहे हैं, और यस का मतलब हम लोग उसको सेव कर रहे हैं। तो बस इन्होंने एक अच्छा मूव जो यहाँ पर फॉलो किया वो क्या है, यस को इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन में लिया। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन में नहीं होता तो यूज़र का डेटा डेफिनेटली लूज होता है इसके अंदर। अगर वो माउस का यूज़ नहीं कर रहा है और सीधे सीधे उसका कमांड दिया, एंटर किया, खत्म, काम खत्म, समझ गए? तो ये करेक्ट मैनर में यहाँ होना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ यस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है तो ये करेक्ट में आता है, बट अगर यस के ऊपर सिलेक्शन ना आए तो ये आपका गलत डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट
रिलीज़ किया था बाद में, जेम्स बॉन्ड इसका कोड नेम था, बॉन्ड बोलते थे इसको फोटोशॉप का। और उसके बाद फिर इन्होंने विंडोज़ की जब बनाया तो इन्होंने इसके अंदर इस चीज़ को फिक्स कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने अर्लियर स्टेज में अपना डेटा लूज़ किया, पूरा बना लिया गया। फिर इन्होंने इसके अंदर एक ऑटो रिकवरी का फीचर डाला। कहीं फेस किया आपने कि जैसे आप फोटोशॉप में काम करो ऑल ऑफ सडन आपका कंप्यूटर बंद हो जाए? हाँ। तो जब आप फोटोशॉप स्टार्ट करते हो सबसे पहला वही है फोटोशॉप ही चलाना है, तो आपका डेटा वहाँ से, मैं नहीं कहता 100%, बट लास्ट जहाँ तक आपका सेव होगा वहाँ से डेटा आपका रिकवर हो जाता है। ऑटो सेव आ गया इसके अंदर, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, नहीं, इसमें नहीं है। वो तो कोरल में होता है ऑटो सेव वाला, देख लेते हैं क्या पता इसमें भी उन्होंने दिया। शायद सर था, क्योंकि विश्वास ने बताया था सेटिंग जो होता है 5 मिनट बाद अपने आप सेव होता रहता है, और सेटिंग बताई थी सर ने। चेक कर लेते हैं। नहीं भी करोगे तो वो ऑटोमेटिक 5 मिनट बाद सेव कर देगा। अपने हिसाब से टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। हाँ, सेटिंग्स भी। वही मैं दिखना चाह रहा हूँ, ये रहा यहाँ पर, इधर ऑप्शन आपका अवेलेबल है 5, 10, 15, 30, 1 आवर, इधर यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ये ऑटोमेटिकली रिकवरी बनाता रहेगा आपको इसको हर 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट का आपका प्रोग्रेस जाएगा, 10 मिनट का आपका जो लास्ट होगा वो रह जाएगा इसके। तो ये बाद में फीचर है, पहले नहीं होता था। एक बार फाइल सेव करनी होती है, उसके बाद भी सेव करना। नहीं, नई सी भी सेव करो तब भी बनेगा, क्योंकि टाइम पे जाता है। क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इन्फॉर्मेशन, ये मतलब आप फाइल सेव एक बार उसको सेव नहीं करना होता, फाइल सेव करने की जरूरत नहीं है, तब भी आएगा। ठीक है, तो यूएक्स का जो बेसिकली टर्म है 1950 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, और हमारे फील्ड में ऑफिशियली जो ये इंट्रोड्यूस हुआ एप्पल के थ्रू। ठीक है, जो मैंने आपको फाइल्स दी है ना, पीडीएफ फाइल्स, उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन जो बेसिकली आपके यूएक्स में कॉग्निटिव इंजीनियर्स थे, उन्होंने बेसिकली यूएक्स को एक्सप्लेन किया कि कितना ज़रूरी है एक डिज़ाइन सेंट्रिक होना। अगर एक एंड यूज़र आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो उसका एडिक्टेड नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि आपके डिज़ाइन में फॉल्ट है। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बार सुना होगा कि भी जब एप्पल का फर्स्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ था तो उन्होंने एक पोर्टेबल जो हमारा क्या बोलते हैं उसको आईपॉड बनाने का जब टास्क दिया गया था, तो क्या था कि पहले के टाइम में रेडियो चलते थे जो कि बड़े बल्कि होते थे और कैरी नहीं कर सकते थे हम लोगों को। तो क्या होता था, कम से कम इतने साइज़ के, लेकिन 2008 आते थे वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गए, बहुत छोटे से बना दिए, और फिर तो सेलफोन के अंदर ही एफएम डाल दिया गया। ठीक है, तो सेलफोन से एफएम चलाते थे, रेडियो नहीं चलाते थे। ठीक है, तो उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहाँ पर लोग अपनी पॉकेट में अपना MP3 वगैरह एंजॉय कर पाए। तो इंजीनियर्स ने बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का बना दिया। तो जब उसका प्रेजेंटेशन था, लॉन्च था, तो उन्होंने क्या करा, डिज़ाइन उन्हें समझ आया नहीं, तो उन्होंने उस डिज़ाइन को लिया और एक पानी में डाल दिया, और अपने इंजीनियर्स को बुला के बोला कि भाई इसमें जब बबल्स निकलने बंद हो जाए तब मुझे अपना डिज़ाइन ला के दिखाना, लास्ट भी ये हमारा फाइनल आउटपुट है। कि जब तक इसमें एयर है, इट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट के अंदर स्पेस है, यानी कि जिस दिन बबल्स आने बंद, यानी कि अंदर का स्पेस खत्म, और अंदर का स्पेस खत्म यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होगा ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बना था फर्स्ट आईपॉड, जो कि काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली था, मतलब कि आप जेब में डाल के उसको लेके जा सकते हो। फिर मिनी आईपॉड्स वगैरह आने स्टार्ट हुए। ठीक है, तो आईपॉड की जो जर्नी थी वो इस तरह से कंप्लीट हुई थी। नहीं तो उन्होंने क्योंकि होता क्या है ना, जब भी आप कुछ बनाने जाते हो तो आप एग्जिस्टिंग डिज़ाइन गूगल से जाके देख लेते हो और उसी में कुछ आप 19-20 चेंज करते हो। यही किया था एप्पल्स के इंजीनियर ने भी, उन्होंने रेडियो लिया और उसके अंदर एप्पल का लगा के अपना तैयार कर दिया। तो सीधी सी बात है कि जब आप कुछ नया लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर, तो गूगल पर क्या एग्जिस्ट करता है वो मैटर नहीं करता, गूगल पर रिसर्च मैटर करती है, और आप जो बना रहे हैं अपना वो यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एप्पल का डुप्लीकेट कोई भी बना ले, लेकिन जो एप्पल फर्स्ट टाइम बनाता है वो कहीं नहीं होता। ठीक है, तो यही होता है फ़र्क डिज़ाइनर में और ऑपरेटर में। ठीक है, तो इधर आओ। अब जैसे गलतियाँ सभी से होती हैं। ठीक है, जैसे एप्पल ने भी अपना एक मैजिक माउस बनाया था, तो उन्होंने क्या काम किया कि जैसे ये माउस
मान लो कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका माउस डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, आउट ऑफ बैटरी हो गया, तो यानी कि जितनी देर आप इसको चार्ज करोगे उतनी देर के लिए आप कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते। हिट भी नीचे, चलाओगे कैसे? सो अभी कुछ ब्रांड्स जो नए हैं जिन्होंने टाइप सी चार्जिंग बेस्ड फोन, वो सॉरी अपने माउस लॉन्च किया, तो जहाँ पर हमारा केबल होता है ना, उन्होंने यही पर ही पॉइंट दिया कि साथ साथ चार्ज भी करते रहो और काम भी करते रहो, बट इन्होंने नहीं किया। भाई एप्पल है, ऐसे थोड़ी ना 2 मिनट में हैंड ओवर कर देगा जी भाई ठीक है हमसे गलती हो गई, गलत है माना नहीं। इन्होंने क्या करा, नया अपडेट बनाया, नए अपडेट के अंदर उन्होंने कंप्यूटर में मैसेज डाल दिया कि भाई आपका माउस जो डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है, तो उस पर चार्जिंग पे लगा लो, हम चेंज नहीं करेंगे, बन गया, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि भाई जब भी आप अपना माउस यूज़ करके उठते हो तो अपने डेस्क पर उसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ दो, फिर यूज़ करने बैठो। वो वाला सिस्टम नहीं कि भाई आपका बीच में बैटरी खत्म हो गई, उसके लिए एक अपडेट निकाल दिया कि भाई ऐसे करके फिक्स कर सकते। जैसे सैमसंग एक एग्जांपल देते हैं, सैमसंग ने मार्केट में आजकल इन्वर्टर एसी का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है ना, तो कंपटीशन क्या है, कौन कितनी कम बिजली खाएगा, ये है इन्वर्टर एसी में 5 स्टार का कॉन्सेप्ट। तो सैमसंग ने बना लिया भाई साहब सबसे कम बिजली खाने वाला एसी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब वो जैसे से आपका टेम्परेचर मेंटेन होते जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, आप देखोगे कि आपके वोल्टेजेस जो कंज्यूम करें, जो वाटेज होते हैं वो घटते जाते हैं। तो लास्ट हम लोग 250-300 वाट तक चले जाते हैं, ठीक है। एलजी और सैमसंग सभी ने अब चीज़ बना ली, क्या नहीं किया, टेस्टिंग, यानी कि तो फाइनल प्रोडक्ट जब बन गया तो हमने उसको टेस्ट नहीं किया, बस चला के देखा भाई इतने तक जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, जब पूरे यूनिट्स मार्केट में सेल हो गए, ये 2024 मॉडल की मैं खामी बता रहा हूँ, तो उन्होंने मार्केट में स्लॉट पूरा दे दिया, सबने लगा लिया। अब जितने लोगों ने भी लगाया, अगर किसी ने अपने बेडरूम से बहुत दूर लगाया, उसे नहीं पता उसके एसी के साथ क्या हो रहा है, वो ठीक है। और किसी किसी का ऐसा होता है ना, जैसे हाई रेज सोसाइटी में बंदा रह रहा है, तो ये उसका बेडरूम है, यहाँ बालकनी, तो यहाँ से उसने ड्रिल करा, बाहर ही कंप्रेसर टांग दिया। तो क्या हुआ कि जब वोल्टेज वो वाटेज कम कंज्यूम करता तो उसमें खड़खड़ की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती, क्योंकि कंप्रेसर को उतनी एनर्जी नहीं मिली जितनी चाहिए, उन्होंने उसको ओवर मतलब उस वोल्टेज को ऑप्टिमाइज़ किया। अब कंप्रेसर के साथ में जो आपके गैस के पाइप्स कनेक्टेड होते हैं वो सबके टूटने लगे, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। अब सैमसंग के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा, क्या करा जाए, क्या सारा प्रोडक्ट मार्केट से रोल बैक किया जाए, या फिर जितने लोगों के साथ वो इंसिडेंट हो गया उनकी प्रॉब्लम को कैसे कैसे फिक्स कर दिया जाए। तो बहुत तेज है, क्या करा कि भाई जिसके भी पाइप टूटे सभी लोग की कंप्लेंट तो पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के अंदर भी 1 ईयर की यूनिट की, 5 साल की आपकी पीसीबी, 10 साल की आपकी कंप्रेसर की, और यहाँ फॉल्ट आ रहा है कंप्रेसर में। तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे फिक्स किया, अपने इंजीनियर्स को बोला कि भाई इस प्रॉब्लम को फिक्स करो। तो जिसने वाटेज उसके ऑप्टिमाइज किया उसको बोला कि इसके वाटेज बढ़ा दो, जहाँ 250 पे जा रहा है उसको 400 पे ले जाओ, 400 पे जाएगा तो कंप्रेसर को इनफ पावर मिली, तो यानी कि उसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा था बंद हो गया। तो उन्होंने एक अपडेट बनाया, सभी के यहाँ पर इंजीनियर्स ने विजिट किया, जाके जो एसी इंस्टॉल्ड है, भाई मुझे क्या पता मेरे एसी के साथ क्या बनता, मुझे तो ये पता है ठीक करके जा रहा है, लेकिन मुझे क्या था वो मेरे जो जिस चीज़ को सोच के मैंने खरीदा था वो काम वो कर ही नहीं रहा। अब वो कम से कम सबसे लोएस्ट उस पर मोड पे 400 से 450 वाट आपके कंज्यूम कर रहा है। तो यानी कि जो एक देखते ना आपकी रेटिंग जो होती है 5 स्टार के अंदर की 740 यूनिट्स आपके 8 घंटे अगर स्टैंडर्ड चल रहे हैं तो उस पर कंज्यूम करेगा, तो वो उनका बढ़ गया, लेकिन यूज़र की प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया इस तरह से। तो ये होता है कि कोई प्रोडक्ट जब बन गया लेकिन आपने उसको वेल टेस्ट नहीं किया, तो जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो आपको उसको प्रॉपर टेस्ट करके देखना चाहिए कि भाई ये जो हमारे क्लिक्स है क्या ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर। देखो ना यहाँ पर भी कितना पैडिंग वगैरह है इसके चारों तरफ, अगर ये खाली लिंक के ऊपर होगा तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट पर देख रहे हो, तो ट्रिपल डॉट के ऊपर लिंक के साथ साथ बाहर भी लिंक हमारा अवेलेबल है, पैडिंग है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। पता चला कि हमने बिल्कुल एरो के साइज़ का अपना कंपोनेंट बनाया और उसको हम लोग क्लिकेबल बनवा रहे हैं यूज़र से, और यूज़र उसको क्लिक कर नहीं पा रहे। क्योंकि सीधी सी बात है कि एक हमारा माउस का पॉइंटर या फिर जो हमारा टच होता है इसका इम्पैक्ट मिनिमम 24 पिक्सल का टचेबल एरिया होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। यूएक्स में आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे इस तरह के कि कितने लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की हैं। इधर आएंगे वापस अपनी फाइल के अंदर, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है कि जब हम लोग कोई अपना इस तरह का एक्शन अगर टर्न बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि जिस तरह का आप एक्शन
फॉर्म के थ्रू हम लोग इसको समझें। ठीक है, ये देखो जो मैंने आपको कंपोनेंट की बुक दी है ना, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे पूरा तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म देख रहे हैं जिसमें क्या है, नेम इज रिक्वायर्ड, फोन कैन नॉट कंटेन अल्फ़ाबेट, ईमेल फॉर्मेट इज इनकरेक्ट। हमने क्या करा, यहाँ पर सब कुछ एक ही जगह पर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड, फोन कैन नॉट कंटेन अल्फ़ाबेट एंड ईमेल फॉर्मेट इज इनकरेक्ट। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग ये फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि गलती हो कहाँ रही है, पता ही नहीं चलता। अब आपका प्रॉब्लम है इस फील्ड के ऊपर और आपने खाली क्या करा, खाली इस तरह से स्टार मार्क लगा के छोड़ रखा है। एरर हमें क्लियरली आ नहीं रहा कि किस चीज़ का एरर है और फॉर्म हमारा सबमिट हो नहीं पा रहा। तो जब भी आप कुछ इस तरह का बनाए तो वार्निंग के साथ साथ फील्ड के उस कलर को भी हाईलाइट करो कहाँ पर वो मिस्टेक बेसिकली बन रही है आपकी। जैसे बेस्ट एग्जांपल, अगर हम फ्लिपकार्ट के अंदर लॉगिन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि लॉगिन के बाद अगर मैं यहाँ पर उसको बोलता हूँ रिक्वेस्ट ओटीपी, तो उसने मुझे यहाँ पर उसको कलर चेंज करके इंडिकेट कर दिया। तो जैसे आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप का फॉर्म वैलिडेशन, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नीचे लिखा हुआ भी आता है, फील्ड का कलर भी बदलता है और आगे ग्राफिक्स भी आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा फील्ड का कलर चेंज होना, ये नहीं कि आपने बल्क में एरर बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस एरर में मुझे ये नहीं पता कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि एरर 3 आ रहे हैं, अब 2 में से किस में गलती है पता ही नहीं चल रहा। तो करेक्ट मैनर जो है वो ये इस तरह से कि आपने क्लियरिटी के साथ डिफाइन करना। अब जैसे यहाँ पर ईमेल में गलत क्या है, .com मिसिंग है, यहाँ पर क्या गलत है, इसमें ए लगा दिया, उससे पहले क्या गलत था हमारा, यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे फेसबुक वगैरह का एग्जाम्पल देखो, ब्लैंक छोड़ा, ऐसी हम जब बूटस्ट्रैप लगाते हैं उसमें भी ऐसे बनता है ना एरर अपना, तो या तो फील्ड के ऊपर एरर बन जाए या फिर लिखा आ जाए। अब जैसे मान लो कि ईमेल वगैरह है या अगर आपको कोई मोबाइल नंबर है, अब उसमें बंदे से गलती से ए ऐड हो गया या कुछ ऐड हो गया, तो उसको पता तो चले कि उससे गलती हुई क्या है। अब वो लिख के नहीं बताओगे तो जैसे यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है प्रॉपर कि ये मिस्टेक है इसके अंदर। दूसरा देखो, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, यहाँ से प्रेफर्ड स्लॉट और यहाँ से सबमिट। अब यहाँ पर क्या है, हमारे फील्ड जो है कंटेंट की लेंथ के हिसाब से इतने छोटे हैं कि हमारा पूरा मैटर उसमें डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। क्या हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग अलग स्टोर कराने की एक्चुअल में ज़रूरत है या नहीं? ठीक है, तो इसका भी ना पर्पज़ होता है, जब हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं ना तो हमें लास्ट नेम के बेसिस पर भी समटाइम्स डेटा फैच करना होता है। ये बेसिकली हमारे लिए नहीं होता, साइट ऑनर के लिए होता है कि भाई इस लास्ट नेम के बेसिस पर, लेट्स से त्यागी के बेसिस पर ये निकालो कि कितने नंबर ऑफ त्यागीज हमारे साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आपको उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज आप फर्स्ट नेम के बेसिस पर भी अपना काम चला सकते हो। इसको ध्यान से समझें कि ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो आपके नेम, आपके यूज़र नेम, आपके ईमेल, आपके फ़ोन नंबर, उसके बेसिस पर आपको लॉगिन का एक्सेस देती हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो यूज़र नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल, हम 3 चीज़ों के बेसिस पर लॉगिन कर सकते हो। तो ये क्लियरिटी होना ज़रूरी है। दूसरा, हमने ये बना तो लिया लेकिन यहाँ पर हमारा ईमेल पूरा नहीं दिखाई दे रहा। अब यूज़र ने क्या लिखा, अगर वो स्टार्ट में आता है तो एंड का नहीं समझ में आ रहा है कि वो लिखा गया नहीं, या अगर एंड में जाता है तो स्टार्ट का नहीं पता चल रहा कि वो प्रॉपर सही से लिखा है नहीं। तो जब भी कोई ईमेल आईडी लिखा जाए, जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा है वो प्रॉपर विजिबल हो, ऐसा ना हो कि वो हाइड हो रही हो लेफ्ट राइट के अंदर। इसी तरह से जो कमेंट वाला हम लोग फील्ड देखते हैं तो उसमें देखते हो HTML5 क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्केलिंग का ऑप्शन दे देता है। मैं नीचे देखा है नहीं, टेक्स्ट एरिया हम लोग बनाते हैं, दिखाते हैं। अब ये एक टेक्स्ट एरिया है और अगर यूज़र इसमें कोई बहुत बड़ा कंटेंट लिख देते हैं तो यहाँ पर स्केलिंग का ऑप्शन देखते हो अवेलेबल होता है। ये क्यों दिया हुआ कि भाई मान लो किसी बंदे ने एक बहुत बड़ी कहानी लिख दी, इसके अंदर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो 4 लाइन में कैसे देखेगा उसको? तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आपका स्केलेबल होना चाहिए कि पूरा एक बार देख ले और सबमिट कर दे। वापस से जैसे हम इसको सबमिट करेंगे ये फिर से अपने ओरिजिनल साइज में रिटर्न हो जाएगा। देखो जैसे हमने इसको बड़ा किया, सबमिट हुआ, अपने साइज पे वापस समझ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ऐसे डाल दिया इस चीज़ को, ये भी एक यूज़र एक्सपीरियंस है कि लोगों के साथ ये दिक्कत आती थी। सिम फोन जो हमारे होते थे जो बहुत छोटे से डिस्प्ले वाले, अब मैंने एक SMS लिखा
पर अगर आज की डेट में सिंगल फ़ोन चल रहा होता वो चाहे डिस्प्ले इतना भी बड़ा हो जाता लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर सकते थे जो आज आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर कर पाते। जैसे जियो का फ़ोन है, डिस्प्ले उनका ठीक ठाक है लेकिन फिर भी खरीदार कितने हैं जिनका बिल्कुल बजट नहीं है, वही उनकी टारगेट ऑडियंस है उसकी। ऐसा नहीं कि मास लेवल पे पूरे इंडिया ने खरीद के जियो के फ़ोन रख लिए, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। कम बजट के अंदर बना हुआ फ़ोन है तो लैग भी है, हैंग भी होता है। आप अभी कमांड दोगे कम से कम 15 सेकंड बाद जाके वो चीज़ एक्सेस होती है, चाहे उसमें व्हाट्सएप चलाओ या कुछ भी चलाओ, जबकि व्हाट्सएप पर उन्होंने उसमें एक्सेस डाल दिया जियो के छोटे से वाले फ़ोन के अंदर। नेक्स्ट, चूज अ थीम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट या डार्क, या जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग कोई जेंडर जैसे सेलेक्ट कराते तो हम लोग क्या यहाँ पर डालते थे, सेलेक्ट जेंडर मेल फीमेल अदर। तो चीज़ों को ना ड्रॉप डाउन के अंदर हाइड नहीं करना चाहिए आज की डेट में। या जैसे मेरे पास सर्विसेज है, आपने सर्विसेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग इस तरह से अपने ड्रॉप डाउन के अंदर डाल दिया, वो तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास ऑफरिंग्स है वो क्या होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। तो जितनी भी जगह पर आप आज की डेट में देखते हो थीम चेंज करने का ऑप्शन, तो वो क्या टॉगल बटन, मैंने टैप किया स्लाइड हो गया, टैप किया बंद हो गया। ठीक है, उस तरह की चीज़। या जैसे आप लोग सेलफोन के अंदर देखते हो वाईफाई ऑन करना, टैप करते हो स्लाइड होकर आगे चला जाता, टैप करते हो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हो, तो उसमें कुछ हिडन नहीं है। तो हिडन वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए यूज़र को, क्योंकि कुछ चला सकते हो कुछ नहीं चला सकते उस चीज़ को। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर आप देखोगे न्यू टैब, न्यू इनकॉग्निटो टैब, रिसेंट टैब, डाउनलोड्स एंड हिस्ट्री। अगर आप उसके साथ में रेफरेंस के लिए आइकन्स का यूज़ करोगे तो आइकन क्या करते हैं, एक रिकॉल वैल्यू जनरेट करते हैं। टेक्स्ट कभी भी रिकॉल वैल्यू जनरेट नहीं करता, आप सिंबल्स को पहचानते हो। ठीक है, अगर आपको सिंबल्स एक बार समझ में आ जाते हैं अच्छे से, फिर आप उनको लाइफ टाइम के लिए बोलते हैं, देखते ही पहचान जाओगे कि भाई ये किस चीज़ का सिंबल है। अब जैसे मुझे नहीं पता आप लोगों ने शायद वो देखा कौन बनेगा करोड़पति में या नहीं, तो एक बहुत ही फेमस बंदा आया था उसके अंदर, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, और उसके सामने एप्पल का लोगो दिखाया गया। कैन यू इमेजिन, वो एप्पल को नहीं पहचान पाया बंदा, क्योंकि शायद उसने कभी देखा ही नहीं, या उसकी कभी कोई इस तरह की नीड ही नहीं है। जबकि हम जैसे लोगों को अगर वो दिखाया जाए तो हम तो एक उन्हें पहचान लेंगे ना कि किस चीज़ का सिंबल है, क्या है क्या नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब कि उसने कभी देखा नहीं ना, उसकी कभी उस तरह की नीड बनी, उसका काम था बिल्कुल डिफरेंट, वो एक टीचर था और काफ़ी अच्छे लेवल का टीचर था, लेकिन नहीं था उसको कभी रिक्वायरमेंट, कभी वो इंटरेक्ट ही नहीं हुआ उस चीज़ के साथ। सो इसलिए हाँ, देखो हम टीवी के अंदर वो ऐड देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर 10 लोग बैठ रहे हैं, अगर हमारे मतलब की बात चल रही है ना तो हम सब सुन रहे होंगे, और अगर हम बोर हो रहे होंगे तो वो सब निकल रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रुप का हिस्सा होते हो लेकिन फिर भी आपको पता कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि भी वो मेरे मतलब का नहीं है। आपके मतलब का होता है तभी हमारा ब्रेन जो होता है उसको फोकस करके सुनता है चीज़ों को, और अगर हमारे काम का नहीं होगा तो हम नहीं देंगे ध्यान उस चीज़ पर। कभी ऐसा नोटिस किया जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, आप घर से निकले, जहाँ जाना था वहाँ भी पहुँच गए, लेकिन आपको यही नहीं पता होता कि मैं यहाँ तक पहुँच कैसे गया। ऐसा भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। जैसे आपका मान लो डेली का 2 घंटे का ट्रैवल है एक पर्टिकुलर किसी रूट पर, आपको वो 2 घंटे कभी पता नहीं चलते, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 घंटे किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाओ तो आपको फील होगी। जैसे इसका एक और बेहतर एग्जांपल देता हूँ, आपको किसी का वेट करना पड़े, ठीक है, तो आपको एक एक सेकंड भी भारी लगेगा। अब वही सिनेरियो बदल देते हैं, मेरा एग्ज़ाम है, 3 घंटे का पेपर है, अरे टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, समझ रहे हो? तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं। तो ध्यान रखिए कि अपना जो भी आप आज की डेट में ग्राफिक बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हो, उसमें आइकन्स को इन्वॉल्व ज़रूर करो। कई बार क्या होता है कि मेरे पास इतना मिनिमलिस्टिक बनाना होता है कि मेरे पास इसको लिखने की जगह नहीं होगी, तो एटलीस्ट यूज़र उस आइकन से समझ पाए। जैसे देखो मोबाइल एप्लीकेशन में फुटर में लिखा नहीं होता, लेकिन वो आइकन से समझ जाते हैं, दिस इज अ होम बटन, दिस इज अ सेटिंग बटन, समझ जाते हो ना? तो क्या उसके ऊपर सेटिंग और सेटिंग लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, ठीक है। लेकिन अगर खाली इस तरह से लिखोगे काम तो
तो कर जाएगा, लेकिन ये रिकॉल वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि एक बैक का बटन जो लगा हुआ है, जैसे आप लोग कई बार प्रैक्टिस करते बड़े बड़े लगा देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पूरे मैटर के अंदर यूजर को ये दिख रहा है भाई वापस चलो, समझ गए? तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि भाई ऑप्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है, जैसे होता है ना कि सबमिट और कैंसिल, ऑप्शन जरूर रखो यूजर के सामने, लेकिन कैंसिल है या नहीं है वो ऐसा होना चाहिए कि यूजर को वो अटेंशन ना दे, उसके अटेंशन को ग्रैब ना करे। जैसे हम डिलीट करा रहे हैं और कैंसिल करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको क्लियरली बताओ कि भाई रेड कलर जो इंडिकेट कर रहा है भैया अगर तुमने कर दिया तो ये लॉस होगा, चॉइस इज योर कि करना चाहते हो या नहीं, ये तो वहाँ से वापस आने का दूसरा तरीका भी है। जैसे आप देखते हो बाय नाउ या एड टू कार्ट फ्लिपकार्ट का जो बना हुआ है, दोनों के कलर में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों एक ही फैमिली के कलर है, वॉर्म फैमिली, लेकिन दोनों के कलर में हल्का सा टिंट रखा गया है। भाई हम चाहते हैं, देखो सीधी सी बात है, अगर आज आप एक डिज़ाइन बना के मेरे पास लेके आते हो और आप मुझे बोलते हो सर यहाँ से चलाना है, तो वो डिज़ाइन गलत है। अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें आपको बताना ही ना पड़े भाई सर को डिसाइड करने दो कि कैसे चलाना है, ठीक है, तब पता चलेगा भाई हमारा डिज़ाइन कितना अच्छा बना हुआ है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आज आपने कोई डिज़ाइन बना के मुझे बता दिया ऐसे चलाना है, मैं तो चला लिया, अब सोचो कल को तुम्हारा वो डिज़ाइन किसी को पसंद आ गया, अब तुम कितने लोगों के पास जाओगे बताने के भी यहाँ से चलाना है। तो देखते कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं वो अपना टूर देते हैं पहले, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से, ताकि जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता फिर भी उसको टूर दे दिया। बहुत सारी वेबसाइट्स अपना टूर देती है कि भाई यहाँ यहाँ से ये चीज़ होंगी, जैसे आज की हाँ, तो हर जगह पर आपको समझाया जाता है उसके पीछे का पर्पस क्या है। अगेन ये एक यूज़र एक्सपीरियंस है, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते, इसका भी एक अलग से चार्ज पे करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से प्लगइन लगता है जब हम लोग डेवलपमेंट के अंदर फेज में होते हैं। तो कोई बिल्कुल एक ऐसा बंदा है जो फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम आपके साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके एप्लीकेशन के साथ या आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको एक डेमो मिल गया कि बेसिक चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, वो दोबारा नहीं आता, एक ही बार आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कई बार तो जितनी जल्दी में होता है कि हम तो सीधे आउटपुट देखना चाहते हैं, उसको नेक्स्ट 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 खत्म, ऐसे ही करते हैं। जैसे XD जब हमने चलाना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम जो आपने चलाया होगा, तो उसने एक टूर दिया होगा कि कहाँ से क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है, सभी के अंदर आता है, ठीक है। इवन XD में तो क्या है कि जो भी टूल आप पकड़ोगे उसके बारे में नीचे बताना चालू कर देता है, हाँ, वो वही चीज़ है, हिंट आपको देते हैं। तो समझ रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर कंट्रोल्स है उसको आपने हाईलाइट ज़रूर करना है, कंटेंट जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करना है, लेकिन बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान जो है वो इस पे ज़्यादा जाए, इस पर कम जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कंटेंट के ऊपर फोकस ज़्यादा है, इसमें क्या है हमारा यहाँ पर फोकस ज़्यादा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे अगर इसको तुम देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा UX हम लोग ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं, मैं आपको डे 1 से चीज़ें सिखाता हूँ, बस अब क्या डेडिकेटेड हम लोग उस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं। ड्रॉप शैडो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों में क्या है कि यहाँ पर नेग्लिजिबल है, मतलब कि है या नहीं है पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। इतना हार्ड ड्रॉप शैडो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना एक तो ये विजुअली अच्छा नहीं है, दूसरा ड्रॉप शैडो जब कोड में एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये हमारी साइट का लोडिंग टाइम भी बढ़ाता है। तो आपको शायद जब ग्राफिक पढ़ाया गया और बताया गया या नहीं बताया गया, तो जब भी हम लोग कोई प्रिंट के लिए डिज़ाइन बनाते हैं तो लेयर पर राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन में ड्रॉप शैडो आता है फोटोशॉप में, कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ना तो वो ढंग से कभी प्रिंट होगा और आपको फाइल को हैवी बनाएगा। तो अगर आपने कभी ड्रॉप शैडो बनाना है तो आप उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेके उसको ब्लर करके खुद से बनाओ, ना कि ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके बनाओ, क्योंकि ब्लेंडिंग के जितने भी इफेक्ट्स हैं वो स्क्रीन के लिए ना कि प्रिंट के लिए, और ग्राफिक डिज़ाइनर सबसे बड़ी गलतियाँ वही करता है, और जब डिज़ाइन प्रिंट होता है पूरे डिज़ाइन की स्थिति हो जाती है।
साइन अप एंड फॉरगेट पासवर्ड। अब तीनों एक ही जैसा ही मैसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो लॉगिन भी या साइन अप या फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होगा, बंदा आके लॉगिन करेगा, ठीक है, साइन अप करेगा अगर कोई नया यूज़र होगा, और फॉरगेट पासवर्ड वाले यूज़र ऐसे नहीं कि सारे फॉरगेट पासवर्ड वाले होंगे तो जिसको प्राइमरी एक्शन बना दें हम लोग, ये सबसे लास्ट एक्शन होता है, ट्राइटरी एक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्राइटरी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखो। तो डिज़ाइन में कभी भी कंफ्यूज मत करो कि आपने पता चला साइन अप को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखा है और साइन इन को भी हाईलाइट कर रखा है, तो यूज़र कंफ्यूज कि करवाना क्या चाहते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ पता है लेकिन साइन इन साइन अप में हम कंफ्यूज आते हैं कई बार, तो उसमें इसलिए उसको साइन इन को हटा के क्या बनाया गया, लॉगिन बनाया गया। कि साइन इन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लॉगिन लिखना है। याद है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी यूज़र ऑनबोर्ड हो रहा है उसके नीचे वेलकम, दोनों का साइज़ क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूज़र को जो आप ग्रीट कर रहे हो वो सबसे बड़े साइज में रखो, और वेलकम होम जो हमने लिखा है उसको सेकेंडरी फॉन्ट साइज में रखो, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी टेक्स्ट यूज़र, सेकेंडरी टेक्स्ट जो हम लोग वेलकम लिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि म्यूट होना चाहिए या फिर आप उसके साइज़ को छोटा कर दो। तो जब उसको कोड में करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल होगा, ये हमारा स्मॉल में जाएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक जैसा रखो, तो आपको डिज़ाइन में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ आप देखो, यहाँ पर क्या सब बराबर साइज़ के, तो डिफरेंस नहीं पता चला ना कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है या ये इसको कंट्रोल कर रहा है। तो यानी कि इस सेक्शन का कंट्रोल है वो क्या है, न्यू सॉन्ग है, इसका कंट्रोल क्या है, ऑफलाइन। लाइव आ जाओ फ्लिपकार्ट के ऊपर। मान लो कि हम लोग यहाँ से इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ रहा है साइज में। या अगर हम लोग F12 दबा के, सॉरी F12 नहीं, मोबाइल मोड में आते हैं और लैंडिंग पेज पे आते हैं, नीचे आते हैं, कई बार इसका गड़बड़ चलता है मामला टेस्टिंग की वजह से। मेन पेज पर वेट करो, लिखा रहे लाइक द न्यू डिज़ाइन, अभी भी टेस्टिंग में नीचे। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो लेटेस्ट समर स्टाइल और यहाँ वाला फॉन्ट साइज देखो, तो ये 12 का फॉन्ट साइज है, ये 16 का फॉन्ट साइज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग जब यहाँ काम करते हैं ना, ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो अप टू 50% ऑफ, ये इमेज है। मोबाइल मोड में ध्यान रखना कभी भी हम लोग बोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते, हम फॉन्ट साइज को बड़ा करके मैनिपुलेट करते हैं। बोल्ड नहीं लगाना, नहीं तो रेटिना डिस्प्ले पर आपका जो फॉन्ट होगा फट जाएगा। बोल्ड अगर लगा दे सब जिटर आएगा बिल्कुल उसके अंदर, कटा फटा सा, पता नहीं क्या, जैसे पिक्सलेट हो रहा। हमने टेक्स्ट को एज ए इमेज लगाया, तो इसलिए ध्यान रखना है ऐप बनाते वक्त, खासकर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं, ऐप बनाते वक्त हमने बोल्ड का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, मत करो, साइज के अंदर वेरिएशन लिखा हो उससे काम करो। पर सर जो ऐप्स एप्लीकेशन होते हैं उसमें बोल्ड होता है कई सारे, पर उसमें तो ऐसा कुछ गलत नहीं लगता, देखने में हाँ, अच्छा लगता है। क्या करते हैं वो लोग ना, वहाँ पर बहुत क्लेवर मूव होता है कि एक को म्यूट टेक्स्ट कर देते हैं और एक को एक्टिव टेक्स्ट कर देते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में अगर आप यहाँ ध्यान से आप देखो तो बोल्ड लग रहा है ना ये, बट ये बोल्ड नहीं। चाहो तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इंस्पेक्टर देखो, इस टेक्स्ट पर ध्यान से देखो, ठीक है, फॉन्ट साइज कितना है, 14 है। यहाँ पर जाओ, 14 है इसके अंदर, ठीक है। तो इन्होंने अलग से बोल्डर डाल के उसी के अंदर एक प्रॉपर्टी आ रही है, फॉन्ट जो बना हुआ है बोल्ड के अंदर है। लेकिन जैसे आप फोटोशॉप चलाते थे यहाँ पर, तो इसमें आपको बोल्ड का अलग तरीका मिलता है, फॉक्स बोल्ड। दिखा दो, देखो। मान लो आपने यहाँ से एक टेक्स्ट लिखा, लॉरेन एप्सन, जो कि हम नॉर्मल रखेंगे। अब जैसे फॉन्ट में आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास एक फॉन्ट है, तो मैंने एक फॉन्ट यूज़ किया यहाँ पर। अब इस फॉन्ट के साथ
डिस्प्ले के लिए जब काम कर रहे हो तो इनको नहीं चलाना। जितनी भी चीज़ें फॉक्स के साथ आती हैं, जैसे यहाँ देखोगे फॉक्स वर्ल्ड आपको दिखाई देगा, पॉइंट आपको थोड़ी देर में लिखा आ जाएगा, लिखा रहा है या इटैलिक वाला, ये प्रिंट के लिए है, स्क्रीन के लिए नहीं है फीचर। जब हम लोग फोटोशॉप चला रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट स्क्रीन में जाएगा, कौन सा पार्ट आपका प्रिंट में जाएगा। फॉन्ट अच्छे अच्छे मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, कोई नहीं। वैसे देखो डिस्प्ले के लिए जो सबसे बढ़िया फॉन्ट होता है ना, वो आपका फिग्मा बाय डिफॉल्ट देता है, विच इज इंटर। इंटर फॉन्ट जो है सबसे बेस्ट फॉन्ट माना जाता है मिनिमलिस्टिक के अंदर, उसकी रीडेबिलिटी क्लैरिटी सबसे बढ़िया। आप अगर पूरा फ्लिपकार्ट अगर चलाओगे ना तो आपको उसी में ही मिलेगा, उसी के वेरिएशन में वो प्ले करेगा, ठीक है। तो ऐप अगर आप बना रहे हो तो पहली चीज़ तो ये कि पॉपिंस जैसा फॉन्ट नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि पॉपिंस लगा लेते हैं, नहीं यूज़ करना है, ठीक है। रोबोटो लगा रहे हो, नहीं करना है यूज़, क्योंकि ये फॉन्ट ना हैवी फॉन्ट्स है, ठीक है। बंद करिए क्या तो यहाँ आप देख रहे हो, अगर हम लोग आइकन्स वगैरह साथ में यूज़ करें, टेक्स्ट को हम लोग कितना छोटा यूज़ करें, 10 पिक्सल्स। जो कि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप टेक्स्ट बड़ा रखोगे तो मान लो यहाँ पर नीचे नेविगेशन में 3 ही चीज़ें आपके पास, चल जाएगा। और मान लो कल को मेरे को यहाँ पर 5 वे पॉइंट बनाने हो, तब तो फिर दिक्कत करेगा ना टेक्स्ट आपका। और अगर टेक्स्ट 2 में ब्रेक होगा तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या तो सभी में सिमेट्री होगी, 2 वर्ड का आपके पास हो, या सभी में सिंगल वर्ड का हो। तो कोशिश करना है कि आइकन को फोकस में लेकर आना है और टेक्स्ट को डीफोकस रखना है, ठीक है। यूज़र ध्यान से देखेगा, उसको दिखाई भी देगा। 10 हमारा जो ह्यूमन आई की रीडेबिलिटी का जो लास्ट फॉन्ट साइज 6 होता है, लेकिन हम लोग 8 से बिलो यूज़ नहीं करते। ऐप में 10 से नीचे नहीं जाते, 10 से नीचे नहीं जाना, चाहे कुछ भी बना रहे। यहाँ पर आइकन देखो। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे भी स्टूडेंट है, भाई फ्री में आइकन तो मिलते नहीं एक जैसे, तो हम कहीं पर चौड़ा लगा लेते हैं, कहीं पर कमज़ोर लगा लेते हैं, कहीं पर फिल वाला लगा देते हैं। तो ये काम नहीं करना है, आप एक जैसी फैमिली का यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं तो खुद से बनाओ, प्लगइन्स भी तो मिलना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं। इलस्ट्रेटर सीखा नहीं, सुनो हंसने वाली बात है, इलस्ट्रेटर सीखा हमने, इसका स्क्रीनशॉट लो, ट्रेस कर दो। नहीं सर, वैसे तो मिल जाएंगे, मतलब गूगल प्ले से, लेकिन प्लगइन्स में ना एक बेनिफिट होता है, उसमें कलर ना वहीं के वहीं चेंज हो जाता है। मैंने आपको क्या बोला, इसीलिए मैं हमें plugins- ग्राफिक में क्यों पढ़ाया जाता है फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का काम क्या है, फोटो से रिलेटेड जो भी आपने मैनिपुलेशन करना है फोटो पे कराओ। अब जैसे पेड आइकन मैं यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ। देखिए स्क्रीन का शॉट लो, ठीक है। अब हो सकता है कि जब आप ट्रेस करो तो आपका डिज़ाइन में डिफरेंस आ जाए तीनों के अंदर, हो सकता है ना। तो तीनों का स्क्रीनशॉट सेम साइज पर लेना और तीनों को ट्रेस कर दो और अपना एसवीजी बनाना। फ्री के लिए अभी के लिए ये है, लेकिन जॉब पर जाओगे तो आपको पूरी लाइब्रेरी पेड मिलेगी, ये कंफर्म है। लेकिन ट्रेस वाला सिस्टम सबसे बढ़िया, क्लियर करके लेना है। और इतना तो आप जानते हो, मान लो कि बैकग्राउंड के साथ अगर मान लो कलर है कोई डिफरेंट सा और आपका आइकन क्लियर नहीं है, तो राइट क्लिक करके सीएसएस की प्रॉपर्टी तो इनेबल डिसेबल करना जानते हो, हाँ। उठा लो उसके बाद जो जिस कलर पे आपको आइकन अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा काम नहीं करना क्योंकि अभी तक जो आपके ऐप बन रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हो आप, ये गलत है। ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ठीक है। 2 लाइन में हमने ब्रेक किया हुआ है। ऐसा वैसे इतना तुम समझदार हो गए पहले से, तुम ऐसी गलतियाँ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि करेक्ट मैनर टेक्स्ट को लिखने का ये वाला रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने ये पूरा स्क्रीन बनाया। एक स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा है कि भाई बिगिनर जो बंदा है कि भाई सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है इसके अंदर, बट क्या इसमें क्लियरिटी है? नहीं है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कलर
फोटोशॉप चलाओ, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओ, बाय डिफॉल्ट हमारा बिगिनिंग किस कलर से होता है? बेस क्या आता है? वाइट आता है ना। HTML पढ़ा था तो बॉडी कलर क्या था? अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ बाय डिफॉल्ट क्या था? मैं जब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, ब्लैक आ रहा है ना। तो किसी भी कलर को यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम्हारे पास कलर सेंस नहीं है, फोटोशॉप में जाओ, कंट्रोल आई दबाओ, आपको पता चल जाएगा किस पर दूसरा कलर कौन सा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और मैंने इसको मर्ज कर दिया, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या जाना चाहिए, मैंने कंट्रोल आई दबाया तो क्या समझ में आ रहा है? मुझे उसने बताया था भी अगर ब्लैक करोगे तो आपका ये कलर रहेगा, तो ये तो क्या बाय डिफॉल्ट के साथ। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक रेड कलर फिल किया बेस के ऊपर, है ना, और आपने यहाँ पर जाके एक टेक्स्ट लिख दिया इस तरह से, ठीक है, ब्लैक अच्छा दिख रहा है, वाइट करके देखिए, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि भाई कोई कहता है कि भाई इसको बदल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्लैक का अपोजिट कलर क्या होता है? सियान होता है। अब और उसके साथ कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन जाएगा? ब्लैक का। तो फोटोशॉप ने तुम्हें इंटरनल फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो भी कलर तुम लोगे, जो भी कलर, उसका दूसरा कलर, यानी कि जैसे मान लो आपने येलो कलर ले लिया यहाँ से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, अब इसके अपोजिट कलर क्या है, यानी कि टेक्स्ट किस कलर में लिखना है? इस पे लिखना है, ठीक है, अपोजिट कलर ये खुद बताता है, जरूरी नहीं कि ब्लैक और वाइट ही करता है, जिसका भी अपोजिट कलर तुम्हें लेना है, ठीक है, वो चीज़। अब ये हर जगह नहीं चलाना है, क्योंकि जब हम लोग किसी कलर के साथ काम करते हैं तो एक वेबसाइट है color.adobe.com, शायद पढ़ाया था। यहाँ जाओगे, स्पेलिंग गलत हो, ये वेबसाइट खुलेगी आपकी Adobe Color, और यहाँ से एक होता है एक्सप्लोर, एक होता है क्रिएट। आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं। एनालॉगस कलर यानी कि एक ही कलर के क्लोज दो कलर, ठीक है, वो ये होता है आपके एनालॉगस कलर, ठीक है। अगर आप मोनोक्रोमैटिक में जाओगे तो एक ही कलर के सारे शेड्स, ठीक है। ट्राइड में जाओगे पूरे कलर व्हील के 3 पॉइंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब कि इक्वली चलेगा बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ पर है तो आपका ये कलर मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से आपको कलर मिलेगा, तो ये हो गया हमारा ट्राई। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक कलर का अपोजिट कलर, यानी कि कंट्रोल आई, जिसकी बात कर रहा था, समझ गए। यहाँ से आप आगे चलोगे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक कलर के एंड पर 2 अपोजिट कलर, ठीक है, कि आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन में बना सकते हो चीज़ों को। स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके अलग अलग कलर के मोड है, ठीक है, कि किस पर आपने काम करना है। तो कई बार क्या होता है, किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, भाई मेरे को तो एक ही कलर पर पूरा डिज़ाइन कराना है, तो आपके देखो इनमें किसी के ऊपर भी आप लिख सकते हो, एक दूसरे कलर को यूज़ कर सकते हो, मैटर आपको क्लियर दिख जाएगा। इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन जाएगा वाइट का, वाइट का इस्तेमाल करो, धमाकेदार लगेगी आपकी। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, और फिर भी अगर इतने से काम ना चले तो यहाँ पर एक आता है एक्सट्रैक्ट थीम। मुझे नहीं पता कौन सा कलर क्या अच्छा लगने वाला है, जो भी है, मैंने यहाँ से एक फोटोग्राफ लिया और यहाँ तक मैंने अपलोड कर दिया, सारे कलर डालिए उसमें, बन गई अपनी कलर बोर्ड यहाँ से। तीसरा ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट, इसके जितने भी कलर हैं वो देख रहे हो, मेजर कलर्स में डालिए इसके अंदर,
ऐसे ही क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। अच्छा एग्जांपल मुझे बताना, आप एक दुकान पर जाते हो और वहाँ से आपका मन कर रहा है मेरे को बिंगो खाना है, ठीक है, या मेरे को कुरकुरे खाने हैं, लेने से पहले फ्लेवर जनरेट हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब मान लो वो कलर आपके दिमाग में वो क्रिएट ही ना करे वो इम्पैक्ट, या उसका फ्लेवर आपके दिमाग में प्रोसेस ही ना हो लेने से पहले, तो पहली चीज़ तो जब होगा ही नहीं तो आप लेने ही नहीं जाओ। अब जैसे मैंने बोला तो फ्लेवर घूम गया सबके दिमाग में हुआ कि नहीं हुआ? तो चीज़ें इस तरह से काम करती, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट को हमेशा आप देखते हो या तो वो डार्क में होगी क्योंकि उसका नेचर ही वही है, तो वो डार्क कलर के अंदर ही रैप की होगी, या जैसे मिल्क की बार अगर होगी तो वो डार्क में नहीं होगी, उसका कलर डिफरेंट होगा। समझ गए ना? तो ये है कलर का इम्पैक्ट, सही कलर और गलत कलर। गलत कलर में अगर आपने प्रोडक्ट रैप कर दिया तो वो इम्पैक्ट नहीं देगा। एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे घर के लिए आप मसाले खरीदने जाते हो और आप धनिया का पैकेट खरीद रहे हो किसी अच्छे ब्रांड का, MDH या फिर कैच। अब उसमें वो धनिया से हमें क्या समझ में आता है कि भाई उसका एक अलग अपना फ्लेवर है, खाने में अगर ना हो तो मज़ा नहीं आएगा आपको। अब उसकी पैकिंग अगर ब्लैक कलर में कर दी जाए तो क्या उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है? लेकिन अगर आप देखो तो वाइट और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में जनरली इसकी आपको पैकिंग देखने के लिए मिलेगी। या जैसे लाल मिर्च पाउडर खरीदने जा रहे हो और उसको हम किसी डिफरेंट कलर में बना दें, ठीक है, तो आप खरीदोगे जनरली लाल मिर्च पाउडर लाल कलर की पैकिंग में आपको दिखाई देगा क्योंकि उसका नेचर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं ना तो कलर का इतना बड़ा रोल है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ब्रांड ने क्या करा, डिज़ाइनर एसी बनाए। डिज़ाइनर एसी से मेरा मतलब ये है कि उसके ऊपर फ्लोरल कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है, या जैसे आपका कैंडी रेड कलर का एसी बना दिया LG ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मॉडल बिके वो वाइट कलर के ही बिके, क्योंकि वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो हर नेचर में एडजस्ट हो जाता है। हाँ, अब वो बनाने लग गए उस तरह का अपने मूड के हिसाब से चेंज करने की। क्या करना है, मतलब हर जगह पर घुसा दो उस चीज़ को, नहीं है कोई फ़ायदा उस चीज़ का। अब जैसे एक नया एक बड़ा विचित्र एक LED आया है, वो क्या है, जैसे मैं मान लो मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, और आपको सिनेमेटिक एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो बैकग्राउंड में जो लाइट यहाँ होगी वही आपको बैकग्राउंड में दिखाई देगी, ठीक है, मतलब आपको फील आएगा जैसे मान लो बंदा अगर कुछ कलर मतलब लाइट अगर मूव हो रही तो आपको टीवी के पीछे से भी दिखाई देगी, बट 360 इफेक्ट सा क्रिएट करता है वो। तो वो कुछ नया चल रहा है। जैसे फिलिप्स ने अब से 8-9 साल पहले लॉन्च किया व्यू, नाम सुना? सबसे महंगे एक्सपेंसिव जो LED लाइट्स आते हैं, क्योंकि LED लाइट को इन्वेंट ही फिलिप्स ने किया था। जहाँ आज के डेट में हम लोग देखते हैं ना ये आपके 800
ये करेक्ट मैनर है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यूएक्स प्रैक्टिस कम्स फ्रॉम एर्गोनॉमिक्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, HCI, यूजेबिलिटी एंड यूजर सेंट्रिक डिजाइन। तो यूएक्स समझ में आ रहा है? अब देखो अब आप टोटल यूएक्स के फॉर्म में देखो तो आपको लग रहा है हम यूएक्स पढ़ने, जबकि हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपनी पूरी जर्नी के अंदर आपको पूरा यूएक्स ही पढ़ाया, यूएक्स में तुम्हें पढ़ाया ही। ठीक है, मैं तुम्हें डे 1 से वही पढ़ाते आ रहा हूँ। अभी लगेंगे तो हम सर यूएक्स के अंदर ही लगेंगे। हाँ, आप 3 साल यूएक्स के अंडर में ही काम करोगे। ठीक है, और अगर आपका सीनियर पर्सन चाहेगा तो आपके बिहाफ पर आपको यूएक्स में प्रमोट करवा सकता है, या फिर आप जब ऑर्गेनाइजेशन स्विच करोगे तब आप फुल फ्लैश एक यूएक्स डिजाइनर बनोगे। कोशिश यही रखना कि आप यूएक्स पर्सन बनो, क्योंकि वैल्यू उसी की है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि आप कुछ भी अगर देख रहे हो, इवन अगर मैं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी देख रहा हूँ, तो मुझे उसके अंदर एक्सपीरियंस समझ में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बोर्ड के अंदर, जैसे इस बोर्ड के अंदर अगर आप ये देखोगे, जो 3 पिन प्लग का इन्होंने प्रोविज़न दिया है, क्या ये सही पॉइंट पर है या गलत पॉइंट पर है, कहाँ होना चाहिए? अब बताओ जरा, अगर इतना यूएक्स पढ़ चुके हो तो ये सही है कि गलत है? लेफ्ट में होना चाहिए उसका बटन, राइट में होना चाहिए। करेक्ट, समझ में आ गया? क्योंकि ये गलत साइड से ऑपरेट हो रहा है। अब ऊपर एक बंदे ने यहाँ पर एक क्या बनाया, फैन का स्विच दिया। फैन किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में बिल्कुल लेफ्ट में और टॉप में होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज़ बना रहे हो तो किसको कहाँ लगाना है। एक बंदा जब घर में घुसता है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि विंटर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, दिल्ली जैसी जगह में तो 1.5-2 महीने का ही है, इससे ज़्यादा का तो है नहीं। कुछ हद मार के 4 महीने फैन बंद रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में क्या आ रहा है, फैन ही तो यूज़ में आ रहा है। तो आपको वो चीज़ का सबसे क्लियर रखना चाहिए। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये बनाया, अब अगर ये इसका पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ देते और उसके जस्ट क्लोज में ऑन करने का होता तो ये सही होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप घर में भी ऑब्जर्व करोगे तो घर में जब आपके काम हो रहा होता है तो आप वहाँ भी पकड़ के चीज़ें ठीक करवा सकते हो और पता ही नहीं होगा। तो कोई कुछ भी करके जाएगा, उसका काम क्या है भाई, उसने एक यहाँ पर प्लग देना था, एक स्विच देना था, अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन के कारण वो है कराना था। तो फाइंड आउट करो, यूएक्स तुम्हारे इर्द गिर्द ही है और कहीं नहीं है। मैं हर चीज़ को, जैसे मैंने अब मुझे किसने पढ़ाया था ना कि गाड़ी का स्टीयरिंग कितनी बार घूमता है, मैंने बहुत सारी गाड़ी में बैठा, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा इस समय 2 ही बार घूमता है, और ये तय है 2 बार ही घूमता है। किसी का अगर बैलेंस आउट होगा, जो बैलेंसिंग रॉड होती है ना नीचे, अगर वो गलत होगी तो हो सकता है कि 2.5 घूम रहा हो, तो एक तरफ कम घूम रहा होगा, लेकिन घूमेगा उतना ही, एक तरफ 1.5 घूमेगा, एक तरफ 2.5। तो ये डिफरेंस आएगा। तो हर चीज़ को समझने की, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, फील करो उस चीज़ को, आप देखोगे अपने आप में डिफरेंट इंप्रूवमेंट आएगा खुद से। ये चीज़ें कोई, जैसे अभी तो क्या आपकी ऐसा समझो कि बेस पूरा मैं बना के दे रहा हूँ यूएक्स का, ठीक है, लेकिन आप जब किसी अच्छे यूएक्स पर्सन के साथ डिबेट करोगे, उसके साथ जब इन पॉइंट्स पर बात करोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपको काफ़ी कुछ पता है, लेकिन चॉइस आपकी कि इस नॉलेज को आप आगे कितना और बढ़ाते हो, या सिर्फ आप अपने आप को यूआई तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हो। तो यूआई तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे यूएक्स की जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन यूएक्स को मुझे अपने साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपने खुद से ही काम करना है, या फिर आप जो आपका सीनियर, जब आप जॉब करेंगे कहीं पर, तो उसके डिज़ाइन को आपने एनालाइज करना है कि इसने ऐसा क्यों किया, तो आपका यूएक्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई फीड नहीं करा सकता आपके अंदर, बस आपको मेरे सेशन के थ्रू चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं तो अरीना में ग्राफिक पढ़ के हम ग्राफिक डिज़ाइनर तो कभी नहीं बन पाओगे, सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक आपने ग्राफिक को बाहर एक्सपीरियंस नहीं किया मार्केट के अंदर, कि अगर एक बिलबोर्ड डिज़ाइन हुआ है, एक साइन बोर्ड अगर बना है, एक होर्डिंग अगर बना है, तो उसके अंदर सही और गलत क्या है। अगर आपको वो गलत लग रहा है तो उसका करेक्ट वर्जन आप बनाओ, आपका डिज़ाइनिंग स्किल इम्प्रूव होगा। क्या उस ब्रांडिंग के अंदर कलर सही यूज़ हुआ या नहीं हुआ, फ़ोटो खींच लो। सेलफोन आपके पास तो आजकल सेलफोन होता है ना, अब इसका डिसएडवांटेज है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान होगा, तुमने फ़ोटो खींच लिया, लेकिन
पहले के लोग इतने सक्सेसफुल क्यों थे? क्योंकि कैमरा तो था नहीं, विजुअलाइजेशन एक बार जो देख लिया दिमाग में कैप्चर हो गया, वो कहीं पर नहीं है और उसको बंदा जिंदगी भर नहीं भूलता था। एक आर्टिस्ट को एक बार आप एक डिज़ाइन दिखा दो, वो सेम बना देगा। ये डिफरेंस आता है। तो जब मैं अपने टाइम में स्केचिंग करता था ना, तो कैमरा तो होता नहीं था फ़ोन के अंदर, तो क्या करें, कैमरा तो बहुत बाद में है। जब कोडिंग में चले गए तो हमने जिस भी ऑब्जेक्ट को जिस एंगल से एक बार देख लिया, फोटो छप गई दिमाग के अंदर, तो वो वैसे ही बनेगा फिर। तो एक बार में ऐसा देखो कि एक एक चीज़ आप देख पाओ। तो चीज़ों को देखने का भी आज के में तुम्हारा और हमारे में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ तो तुम्हारी गलतियाँ दिखती हैं, तुम देखते हो तुम्हें अपनी गलतियाँ नहीं पता चलती, या फिर ये हो सकता है हम देखना नहीं चाहते। तो चीज़ों को ऐसा स्कैन करो बिल्कुल जो छप जाए एक बार में कि भाई क्या है। मैं तुम्हारी पिक्सल्स की मिस्टेक पकड़ लेता हूँ, अब ऐसा नहीं मैं गाइडलाइन लगा के देख रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो ये गलत है, जबकि नॉर्मली हमें दिखता नहीं है वो चीज़ें। तो अपनी विजुअलाइजेशन को उस लेवल पर लेकर आना है। अब ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते होगी, ऐसा तो नहीं हुई हर बंदा एकदम से, या मैं अगर अपनी बात करूँ स्टार्टिंग में एकदम प्रो हो गया था। हाँ, मुझे बाकी से कम टाइम लगा, तो वही आपने भी करना है। ठीक है, तो आज का ओवर करें एक बार, समझ में आया यूएक्स का बेसिक्स, उसको समझो अच्छे से और अपने डिज़ाइन के अंदर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, जो छोटे छोटे हम लोग गलतियाँ करते हैं कि चीज़ों को बेटर वे में कैसे दिखाना है, उस चीज़ पर थोड़ा सा